Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, colligative properties हमने स्टार्ट किया था जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 colligative properties हमने स्टार्ट किया था और colligative properties में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट किया था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ डेल टी बी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट कैन बी मेजर्ड बाय लैंड्स-बर्जर मेथड। लैंड्स-बर्जर मेथड। लैंड्स-बर्जर मेथड से हम मेजरमेंट करेंगे डेल टी बी की। अब लैंड्स-बर्जर मेथड का अपरेटस मैंने यहाँ पर दिखा दिया। किस तरह से हम ये कैलकुलेट करेंगे, हम उसके प्रोसीजर को भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इसकी कैलकुलेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर अपरेटस लिख दूँगा इसका कि अपरेटस क्या है। इसका अपरेटस अगर आप देखेंगे ना तो अपरेटस में सबसे पहले आपके पास एक इनर ट्यूब है और इनर ट्यूब कौन सी है, ये वाली। मैं इसे मेंशन कर देता हूँ जी यहाँ पर कि ये क्या है। ये आपके पास ना एक इनर ट्यूब है, ले जी इनर ट्यूब। अब इनर ट्यूब किस तरह की है हम अपरेटस में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने बताना है कि एक इनर ट्यूब है और इस इनर ट्यूब के बारे में आपने दो बातें ज़रूर बतानी है। आपने बताना है कि वन एंड इज़ ओपन, वन ओपन एंड, कि इस ट्यूब का एक ओपन एंड है। और दूसरे नंबर पर आपने बताना है कि ये जो ट्यूब है दैट इज़ ग्रेजुएटेड, कि ये ग्रेजुएटेड ट्यूब है, यानी कि इस पर मार्क्स हैं कितना वॉल्यूम जो है ना वो इसमें सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का मौजूद होगा। दूसरे नंबर पर आपने क्या बताना है आपने बताना है एक आउटर ट्यूब जी। नेक्स्ट जो अपरेटस में आप बताएंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो कहते हैं जी एक बॉइलिंग फ्लास्क है जो कि वेपर्स, सॉल्वेंट के वेपर सेंड करेगी कहाँ पर, इस इनर ट्यूब में थ्रू दिस रोज हेड। अब आपकी बुक में ना डायग्राम इतनी दिखाई गई है, मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए डायग्राम एक्सटेंड कर दी। तो बॉइलिंग फ्लास्क एक्चुअली ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहा हूँ बॉइलिंग फ्लास्क, और ये बॉइलिंग फ्लास्क क्या करेगी, ये वेपर्स को सेंड करेगी कहाँ पर, इस इनर ट्यूब में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बॉइलिंग फ्लास्क। बॉइलिंग फ्लास्क का काम क्या होगा, ये सेंड करेगी वेपर्स को कहाँ पर, इनर ट्यूब में। इनर ट्यूब कैसे, थ्रू रोज हेड, थ्रू रोज हेड। और ये जो पार्ट आपको दिखा दिया गया ना, ये रोज हेड है, इसमें छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं। बॉइलिंग फ्लास्क यहाँ से वेपर्स भेजेगी और ये वेपर्स यहाँ पर आएंगे इनर ट्यूब में और इस रोज हेड से बाहर इस इनर ट्यूब में आना शुरू कर देंगे। क्या फंक्शन होगा वो आगे हम डिस्कस भी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने बताना है एक आउटर ट्यूब है जो कि क्या करती है, रिसीव करती है हॉट सॉल्वेंट वेपर्स कमिंग फ्रॉम द साइड होल ऑफ द इनर ट्यूब। अब नेक्स्ट आपके पास एक आउटर ट्यूब है। अगर आप देखेंगे ना तो ये उन्होंने आपको एक आउटर ट्यूब दिखा दीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि ये आपके पास क्या है, आउटर ट्यूब है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपने आउटर ट्यूब के बारे में बता देना है कि इसके अलावा हमारे पास जो ऑपरेटर्स में जो बातें बताएगी, एक
स्टिरर है और इसके अलावा बेकमैन थर्मामीटर भी है। मैं इसे ना बेकमैन थर्मामीटर का नाम दे रहा हूँ जी, कि ये जो मेरे पास है ना दैट इज़ बेकमैन्स थर्मामीटर। तो इन्हीं बातों को ना मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि एक हमारे पास बेकमैन थर्मामीटर है, ठीक है, और इसी तरह एक आउटर ट्यूब भी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि आउटर ट्यूब, और उसके बाद बेकमैन्स थर्मामीटर। स्टूडेंट्स आपकी बुक में ना लिखा हुआ है कि बेकमैन थर्मामीटर जो है वो कैन मेजर अ टेम्परेचर अप टू 0.0 केल्विन। मैं यहाँ पे ना बेकमैन थर्मामीटर के बारे में लिख रहा हूँ कि कैन मेजर टेम्परेचर कहाँ तक, अप टू 0.01 केल्विन। इसका क्या मतलब है? क्या बेकमैन थर्मामीटर इतना कम टेम्परेचर 0.01 केल्विन इज़ वेरी वेरी कोल्डेस्ट टेम्परेचर, क्या बेकमैन थर्मामीटर इतना कम टेम्परेचर कैलकुलेट करता है, मेजर कर सकता है? नहीं। बेकमैन थर्मामीटर 0.01 केल्विन का अगर टेम्परेचर डिफरेंस आता है ना, उसे भी कैलकुलेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कह दूँ ना कि ये 33 केल्विन है, फ़र्ज़ करें ये 34 केल्विन है, तो 33.1, 33.2, 33.34 चलते चलते 33.34 हो जाएगा जी, ठीक है। मैं इसे 33.1 कह रहा हूँ, 33.2, 33.3 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स ये है दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ना, ये है 0.1 केल्विन। अगर मैं इसको भी 10 इक्वल डिवीजन्स में ले जाऊँ ना, तो ये जो एक डिवीजन का डिफरेंस आएगा दैट विल बी 0.01 केल्विन। और जो बेकमैन थर्मामीटर है ना, वो इतना सा भी अगर टेम्परेचर डिफरेंस आए तो बेकमैन थर्मामीटर इस टेम्परेचर डिफरेंस को जो है वो सेंस कर सकता है। इसका मतलब कि ये एक सेंसिटिव थर्मामीटर है। चलें जी, अपनी बात को हम आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब ये तो था अपरेटस, नेक्स्ट हम आते हैं जी प्रोसीजर की तरफ। लें जी, प्रोसीजर क्या है जी इसका? आपने बताना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे? आप क्या करेंगे जी, इस इनर ट्यूब में आप प्योर सॉल्वेंट लेंगे। जब आप प्योर सॉल्वेंट लेंगे तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो थर्मामीटर का बल्ब है ना, वो इस सॉल्वेंट में डिप हुआ होना चाहिए, इमर्ज हुआ होना चाहिए, ठीक है। आप क्या करेंगे जी, आप इस बॉइलिंग जो फ्लास्क है, जो सॉल्वेंट आपने यहाँ पे लिया वही सॉल्वेंट आप यहाँ पे लेंगे कुछ अमाउंट में। फिर आप क्या करेंगे, आप इस बॉइलिंग फ्लास्क को, यहाँ पर मौजूद सॉल्वेंट को बॉयल करेंगे, वेपर्स बनेंगे, वेपर्स यहाँ पर आएंगे। वेपर्स जब यहाँ पर आएंगे तो इस रोज़ हेड के थ्रू वेपर्स बाहर आना शुरू हो जाएंगे। और चूँकि वेपर्स हैं, इनके पास लेटेंट हीट है अपनी, तो ये वेपर्स अपनी लेटेंट हीट इस प्योर सॉल्वेंट को देना शुरू कर देंगे। प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पर प्योर सॉल्वेंट बॉयल करना शुरू कर देगा। आप वो टेम्परेचर नोट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, लेट्स से आप ना उसे T1 का नाम दे दीजिए, दैट इज़ T1। मैं उसे T1 का नाम दे रहा हूँ। इसी तरह फिर आप बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सोल्यूशन देख लें जी। मैं नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ कि अब आपने क्या करना है, अब आप दोबारा से जो है ना वो इस प्योर सॉल्वेंट को वापस अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आएँ। उसके बाद आप इसमें जिस भी सोल्यूशन, जो भी आप सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं, सोल्यूट के कुछ पैलेट्स, एक वेड अमाउंट में पैलेट्स आप ऐड करेंगे इसमें। लेट्स सपोज अगर आपके पास 20 to 30 ग्राम आपने प्योर सॉल्वेंट लिया, तो
2 to 3 ग्राम जो है ना, 0.2 to 0.3 ग्राम आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें सोल्यूट जो है वो ऐड करेंगे। जब आप इसमें सोल्यूट ऐड करेंगे, सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन बनने के बाद दोबारा से यहाँ से वेपर्स भेजेंगे आप, रोज़ हेड के थ्रू वेपर्स बाहर आएंगे, सोल्यूशन बॉयल होगा। सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर भी मालूम कर लें, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास कहलाएगा T2। स्टूडेंट्स जब आप देखेंगे ना, तो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो सॉल्वेंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि T2 विल बी ग्रेटर देन T1। तो कितना टेम्परेचर जो था वो बढ़ा, इससे ही आप नाम देंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि डेल TB दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1, इनके डिफरेंस के इक्वल होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स कैसे आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं सोल्यूट का, उसके लिए इक्वेशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपके पास KB बाई डेल TB इंटू W2 बाई W1 इंटू 1000 आप मल्टीप्लाई करके आप सोल्यूट का मोलर मास मालूम कर सकते हैं। तो ये आपके पास था लैंड्सबर्जर मेथड फॉर मेजरमेंट इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सोल्यूट का पहले हम ना फार्मूला लिख लेते हैं, कैलकुलेशन क्योंकि बुक में लिखा है तो हम भी लिख ही लेते हैं कि किस तरह से आप सोल्यूट का मोलर मास मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है जी आपके पास, दैट इज़ M2 इक्वल होगा KB डिवाइडेड बाई डेल TB इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाई वेट या मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये ना आपके पास फार्मूला होगा सोल्यूट का मोलर मास मालूम करने के लिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आइए नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मैं पहले हेडिंग लिख रहा हूँ जी टॉपिक की, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? डिप्रेस मुझे हेडिंग से ही पता चल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट के कम होने की बात हो रही है, कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसको समझने से पहले ना हम पहले फ्रीजिंग पॉइंट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। स्टूडेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि इज़ टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर क्या होगा, आपने बताना है कि टू फिजिकल स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टू फिजिकल स्टेट्स कोएग्जिस्ट, जैसे वेपर फेज और लिक्विड फेज, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज कोएग्जिस्ट करेंगे, वो फ्रीजिंग पॉइंट है। आप इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो टेम्परेचर जहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉलिड सब्सटेंस, ये बात आपने याद रखनी है, बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सब्सटेंस।
स्टूडेंट्स ये जो सब्सटेंस है ना, ये सेम सब्सटेंस की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, लिक्विड स्टेट में वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। मैं कहता हूँ जी वहाँ पे वाटर फ्रीज हो गया। अब ना फ्रीजिंग पॉइंट को बेहतर तरीके से समझने के लिए या आगे इसकी फर्दर स्टडीज़ के लिए, लेट्स सपोज हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है। मैं कहता हूँ जी कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये ना कोई प्योर सॉल्वेंट है। मैंने इस बीकर में प्योर सॉल्वेंट लिया, मैं इसको मेंशन भी कर दूंगा कि दैट इज़ प्योर सॉल्वेंट। आसानी के लिए मैं इसे स्टेप 1 कह देता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या किया, स्टेप 1 प्योर सॉल्वेंट लिया। प्योर सॉल्वेंट को आपने फ्रीज किया और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो नोट कर लिया। मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी फ्रीजिंग पॉइंट नोटेड। आपने इस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लिया। स्टेप 2 क्या है, अब आपने इस प्योर सॉल्वेंट में कुछ सोल्यूट ऐड किया, ऐड सम सोल्यूट एंड फॉर्म सॉल्यूशन। आपने इस प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड किया और सॉल्यूशन बना लिया। तो इसका मतलब अब ना ये आपके पास एक सॉल्यूशन है। अब आपने इस सॉल्यूशन को भी फ्रीज किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि ये क्या है जी, सॉल्यूशन है। आपने इस सॉल्यूशन को फ्रीज किया और इस फ्रीज्ड सॉल्यूशन का आपने फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नोटेड। आपने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी नोट कर लिया। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन आपको क्या बताएगी, आप देखेंगे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है ये ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लेस देन प्योर सॉल्वेंट। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई इसे ही आप नाम देंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस, यानी कि हायर माइनस लोअर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सारा किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा डेल टी एफ के, एंड दैट डेल टी एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का नाम देंगे। स्टूडेंट्स इसे ना ग्राफिकली समझते हैं हम। लेट्स, अच्छा जी, इसे ग्राफिकली समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने लास्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया, फिर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बताई। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही, पहले हमने फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बता दिया, अब ना हम उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे ना फ्रीजिंग पॉइंट का, कैसे ग्राफ बनाएंगे, आपने एक्स एक्सिस पर वैसे ही टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर आपने वेपर प्रेशर लिया। स्टूडेंट्स जब आप प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ देखेंगे और सॉल्यूशन का ग्राफ देखेंगे तो जो कर्व्स आपके पास आएंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी टेम्परेचर जो कि एक्स एक्सिस में इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर जो कि वाई एक्सिस में इंक्रीज होगा। अगर आप प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ आपके पास क्या होगा, पॉइंट ए है और इसी तरह पॉइंट बी, और ये आपके पास क्या आ गया जी, सी आ जाएगा। ये आपके पास ग्राफ आएगा प्योर इसका सॉल्वेंट का। अब अगर इस ग्राफ को आप देखेंगे ना तो ये आपके पास होगा लिक्विड सॉल्वेंट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है,
इसको मैंने पॉइंट ए का नाम दे दिया, पॉइंट बी का नाम दे दिया, पॉइंट सी का। अब ज़रा मेरी बात को आप लोगों ने गौर से सुनना। हुआ क्या कि टेम्परेचर आप कम करते गए तो जो लिक्विड सॉलिड था, सॉल्वेंट था, उसका टेम्परेचर कम होता गया और बी पर आकर ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है, ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों स्टेट्स के साथ जो है ना वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो मैंने डेफिनेशन में भी लिखा था कि जहाँ पर टू फिजिकल स्टेट्स को एग्जिस्ट करेंगी इन इक्विलिब्रियम, वो आपके पास फ्रीजिंग टेम्परेचर कहलाएगा। तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पर, इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा, मैं उस टेम्परेचर को ना T1 का नाम दे रहा हूँ। दैट इज़ द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और अगर मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो ये आपके पास ना वेपर प्रेशर आ जाएगा इस फ्रीजिंग टेम्परेचर पर, ठीक है। और इसी तरह आगे चलते हैं जी अब हम बात को लेकर। अब नेक्स्ट वो कहते हैं जी कि सोल्यूशन बनाया आपने। सोल्यूशन जब बनाया आपने, इसका भी फ्रीजिंग पॉइंट नोट करने की कोशिश की। हमने जब ग्राफ देखा तो हमारे पास जो ग्राफ कर्व आई, दैट वाज, मैं यहाँ से इस कर्व को स्टार्ट कर रहा हूँ जी, ठीक है। और ये कर्व कुछ इस तरह से थी, ई पॉइंट पर मीट किया और उसके बाद आके बात वैसे चल रही है। मैं इसको नाम दूंगा जी पॉइंट सी के बाद डी, और इस पॉइंट को नाम दे दूंगा जी ई का। ये जो रेड में मैंने कर्व दिखाई, दैट इज फॉर सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अगर आप सॉल्यूशन को देखेंगे ना, तो सॉल्यूशन आप टेम्परेचर कम करते गए, सॉल्यूशन कम होते होते टेम्परेचर इस पॉइंट पर आके, जहाँ पर ये पहले प्योर सॉल्वेंट की कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पर आके सॉल्यूशन जो था वो फ्रीज हो गया। तो इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा, ई पर जो टेम्परेचर होगा, दैट विल कॉल T2 ई पॉइंट पर, और ये जो टेम्परेचर है दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इस ग्राफ में जो आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट दो तरह से है। कैसे जी? एक बार आपके पास कर्व ए बी, ये है जी लिक्विड स्टेट के लिए कि सॉल्वेंट यहाँ पर लिक्विड स्टेट में होगा, और जहाँ पर कर्व आपके पास आती है ना बी सी, तो यहाँ पर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है। और याद रखिएगा बी पॉइंट पर सॉल्वेंट लिक्विड सॉलिड दोनों स्टेट्स में कोएग्जिस्ट कर रहा होगा। और अगर हम बात करें जी सॉल्यूशन की, तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के लिए जो कर्व डी ई है, मैं यहाँ पे लिखूँगा जी दो बातें सॉल्यूशन के लिए भी। जो कर्व डी ई है ये बेटे आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, और जो कर्व आपके पास आ रही है ना ई सी, दैट इज़ फॉर सॉलिड सॉल्यूशन। B is the freezing temperature of pure solvent, E is the freezing temperature of solution। अगर आप इस ग्राफ से भी देखेंगे ना, तो ग्राफ हमें बता रहा है कि T यानी कि freezing temperature of solution is less than freezing temperature of solvent, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने बता देना है कि T1 या T1 is greater than T2, और अगर आप दोनों का डिफरेंस लेंगे T1 या T1 माइनस T2, क्योंकि यहाँ पर हायर टेम्परेचर T1 है, T1 माइनस T2, तो ये सारा इक्वल होगा किसके? डेल TF के। और ये डेल TF आपके पास क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप ग्राफिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी। बिल्कुल वैसे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी एक रिलेशन जो है वो बनाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलैलिटी के दरमियान, और वहाँ से हम एक फार्मूला बनाएंगे फॉर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आएगी दैट विल बी रिलेशनशिप बिटवीन डेल TF एंड मोलैलिटी। लीजिए रिलेशन
between del TF and molality. लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज कि ये आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ये आपके पास क्या है, मोलैलिटी। जब मोलैलिटी 0.1 थी तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था हमारे पास दैट वाज 0.186। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.186। जब आपने मोलैलिटी को 10 टाइम्स बढ़ाया, 1 कर दिया, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी 10 टाइम्स बढ़ा और कितना हो गया 1.86। इसका मतलब दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ से ही हम कह सकते हैं कि डेल TF प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलैलिटी के। लेकिन कब, आपने कंडीशंस ज़रूर बतानी है साथ। आपने बता देना है कंडीशंस क्या होंगी। आपने बताना है कि सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी तब ही आपने बताना है सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। पहली बात तो ये कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो सोल्यूट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूट, ये आपके पास नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन शुड बी नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो जो डेल TF है ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलैलिटी के। तो लें जी, अब ये रिलेशन है, इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो डेल TF इक्वल हो जाएगा जी KF और M के। इसे ना हम इक्वेशन A का नाम दे रहे हैं। लें जी, मैं इसे इक्वेशन A का नाम दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी कांस्टेंट आए तो सबसे पहले कांस्टेंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि KF क्या है। आपने बताना है कि KF यहाँ पर ना आपके पास क्या है, ये मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट है। मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, पहली बात तो ये कि ये मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट है। दूसरे नंबर पर आपने बताना है कि आप इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप बताएंगे कि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, वैल्यू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। फोर्थली आप इसका यूनिट भी बता दीजिए। आप बताएंगे कि इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम नेक्स्ट क्या यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसका यूनिट होगा केल्विन पर मोलल। मेरे वर्ड्स को पे गौर कीजिएगा, केल्विन पर मोलल। और मोलैलिटी का यूनिट हमें पता है कि किलोग्राम पर मोल। तो मैं इसे यहाँ पे कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ कि केल्विन किलोग्राम पर मोल भी इसका यूनिट हो सकता है, बल्कि केल्विन पर किलोग्राम मोल इसका यूनिट, ये दो इसके यूनिट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये ना आपके पास KF था। अब रिलेशनशिप तो हमने बता दिया KF और मतलब मोलैलिटी के दरमियान। अब हमने डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास करना है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखूंगा डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। लें जी, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब ये हम किस तरह करेंगे, ज़रा रिवाइज कीजिएगा अपने लास्ट लेक्चर को। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे कहा था कि मोलैलिटी का फार्मूला जब आप बताएंगे
तो मोलैलिटी इक्वल होती है जी किसके, मोलैलिटी इक्वल होती है जी मैस ऑफ सोल्यूट, मैस ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोलर मैस ऑफ सोल्यूट, और इस सारे को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अगर किलोग्राम्स में होगा तो फिर ये 1000 नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। तो अगर मैं इसका फार्मूला लिखना चाहूँ तो मोलैलिटी आपके पास इक्वल हो जाएगी, मैस को आप W और सोल्यूट है तो W2 डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट कैपिटल M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट W1। स्टूडेंट्स ये ना आपके पास मोलैलिटी का फार्मूला बन गया। आपने मोलैलिटी का ये जो फार्मूला है आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन ए में। तो मैं इसे यहाँ पर ही ब्लॉक में इनक्लोज करता हूँ और हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी कि पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो डेल टी एफ इक्वल हो जाएगा के एफ, और साथ में m की जगह आप क्या लिखेंगे जी, आप लिखेंगे W2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय W1। लें जी, आपने M2 मालूम करना है, M2 इस तरफ आएगा तो M2 आपके पास इक्वल आ जाएगा जी किसके, KF एज इट इज़ डेल TF इंटू W2 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय 1000। स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी टू कैलकुलेट मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। तो इस तरह आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से सोल्यूट का मोलर मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। हमने इस लेक्चर में देखा कि लैंड्सबर्गर मेथड से किस तरह से आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर सकते हैं, मोर ओवर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, और किस तरह से हम फार्मूला बना के डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की मदद से हम सोल्यूट का मोलर मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।